नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में अपन CU/CET 2021 के वेक्टर कैलकुलस के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे जो कि वेक्टर कैलकुलस के थ्योरम पे बेस्ड है वो देखेंगे। वैसे तो आप लोगों ने कल पेपर तो तैयारी कर ली होगी, पर फिर भी मैं सोचा कि दो वेक्टर कैलकुलस की वीडियो डाल दी है तो अगर ये भी डाल देते हैं तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस इसमें है जो कि उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें अपन टोटल 3 क्वेश्चन देखेंगे, 3 पहले देख चुके हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential mathematics या @exponential mathematics 2531 पे पूछ सकते हैं। और जो बाकी जो 2020 वाला वेक्टर कैलकुलस का वीडियो है और इसके 2021 के पीछे वाले 3 क्वेश्चन है, तो टोटल 10 क्वेश्चन है। ये आप जरूर देखें क्योंकि ऐसे से ही सिमिलर क्वेश्चन और सिमिलर रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। और कुछ गलतियां जो आप कर सकते हैं वो नहीं करनी है, वो अपन इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लेट फाई एंड एफ बी डिफरेंशिएबल स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन। फाई कैसा है? स्केलर है। और एफ कैसा है? वेक्टर फंक्शन है, गिवन है रेस्पेक्टिवली, एंड बोथ हैव कंटिन्यूअस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है दोनों का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो देन कौन सा करेक्ट होगा। अब देखो, पहला क्वेश्चन बोलता है द कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट फाई इज नेवर जीरो, द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल एफ इज जीरो, एफ इज इरोटेशनल इफ डाइवर्जेंस इज जीरो, एफ इज कॉल्ड सोलेनोइडल इफ कर्ल एफ जीरो। अब ये क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा मिस्टेक करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक अपनी हो जाती है। यहाँ पे ना हर ऑप्शन को उल्टा लिखा गया है, तो आप ये मान के चलो कि सारे ऑप्शन ही क्या है, गलत है। पर इनको करेक्ट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ रिजल्ट्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि DCG कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमेशा जीरो होता है और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है। तो पहला ऑप्शन क्या बोलते हैं, द कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट फाई इज नेवर जीरो, जबकि कर्ल और ग्रेडियंट तो क्या होता है, जीरो होता है। मैंने बताया ना कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट तो हमेशा जीरो बनेगा, जबकि ये क्या बोल रहे हैं, नेवर जीरो, तो ये तो गया गलत हो गया। आगे बोलता है द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ एफ जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, तो ये करेक्ट हो गया। इफ एफ इज इरोटेशनल इट्स डाइवर्जेंस इज जीरो, अपन को पता है कि डेल डॉट एफ इक्वल टू जीरो होता है, तब अपन इसको क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल बोलते हैं। और डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो होता है तब अपन एफ को क्या बोलते हैं, इरोटेशनल बोलते हैं। जबकि ये दोनों ऑप्शन कैसे लिखे हुए हैं, उल्टे लिखे हुए हैं। तो इसलिए एग्जाम में क्या करें, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। एफ इज इरोटेशनल इफ इट्स कर्ल इज जीरो, और यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जेंस तब करेक्ट होते हैं। तो ये दोनों भी क्या लिखे हुए हैं, गलत लिखे हुए हैं। इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ एफ इज जीरो, तो सेकंड ऑप्शन क्या इसका करेक्ट है। तो नेवर जीरो, कैन नॉट बी जीरो, इक्वल टू जीरो, इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। तो जैसे सिर्फ एक ही ट्रिक थी, आपको क्या ध्यान रखना था, DCG, बस आपका काम हो गया इस क्वेश्चन में। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो, ये क्वेश्चन आप वेक्टर कैलकुलस में DCG को तो ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड आप देखेंगे लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन था, इसमें भी क्वेश्चन है, पहले भी आए हुए हैं। तो ये रिजल्ट क्या कंफ्यूज करता है, तो अपने एक ट्रिक बना ली DCG, इसको ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन इज स्पेशल केस ऑफ स्टोक थ्योरम, स्टोक थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ ग्रीन, यानी कि कौन से एक दूसरे को उल्टे दे रखे दोनों ऑप्शन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इज जनरलाइज ग्रीन थ्योरम इन प्लेन, ग्रीन थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो स्पेशली आपको ये बताना है कि ग्रीन थ्योरम है वो किसका स्पेशल केस है। तो थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन थ्योरम का अपन इंटीग्रल कैलकुलस की फंडामेंटल थ्योरम में कोई यूज नहीं कर सकते, तो इसको तो छोड़ो। अब बाकी देखो ग्रीन थ्योरम क्या होती है, और पहली बात तो आपको ये भी बताना चाहिए कि स्टोक थ्योरम क्या होती है। तो अगर स्टोक थ्योरम की बात करें तो स्टोक थ्योरम क्या करती है, जो सरफेस इंटीग्रल होता है उसको वो क्या करती है, लाइन इंटीग्रेशन में चेंज करती है, सरफेस इंटीग्रल टू लाइन इंटीग्रेशन। तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप स्टोक थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन 2021 में नहीं पूछा गया है, तो कल वाले एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो डाइवर्जेंस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ये चारों थ्योरम आप जरूर देखें, एक बार इनको 10 मिनट दे दें, बहुत है, 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं कि सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कौन चेंज करता है, स्टोक थ्योरम करती है। और स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर विच इज इक्वल टू बन जाता है सरफेस इंटीग्रेशन, ये किसी लाइन का सी पे एन केप डॉट डेल क्रॉस एफ और ds, ये होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कौन सी थ्योरम है, ये अपनी है स्टोक थ्योरम। ठीक है, अब लाइन इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे होती है, एफ डॉट, अगर एफ इक्वल टू एफ वन आई के प्लस एफ टू जे के प्लस एफ थ्री के है, तो इसको ऐसे लिख देंगे ना अपन, एफ1 आई के प्लस एफ2 जे के प्लस एफ3 के कैप और डॉट dx आई के प्लस dy जे के प्लस dz के कैप और इंटीग्रेशन इक्वल्स टू अपना क्या है, एन कैप डॉट डेल क्रॉस एफ ds और सरफेस इंटीग्रेशन s। अब अपन प्लेन में बात करें, सपोज अपन एक्स वाई प्लेन लेते हैं, तो एक्स वाई प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर हो जाता है, तो एन कैप की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, के कैप हो जाएगी, और dz क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे dz जीरो करोगे तो ये वाला कंपोनेंट तो आएगा नहीं, तो क्या बचेगा, इधर इधर तो बचेगा इंटीग्रेशन c f1 dx प्लस f2 dy, और यहाँ पे भी f का थर्ड कंपोनेंट नहीं आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एन कैप को के कैप ले लोगे तो विच इज इक्वल टू बनेगा डबल इंटीग्रेशन, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ये बनेगा अपना f1 dx प्लस f2 dy
इंटीग्रेशन ओवर सी विच इज इक्वल्स टू बन जाएगा ये डेल f2 बाई डेल एक्स माइनस डेल f1 बाई डेल वाई और dx dy। ये आपको क्या दिख रही है? ये आपको ग्रीन थ्योरम नहीं दिख रही क्या? दिस इज लुक लाइक ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम में क्या लिखते हैं अपन? इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस q dy ओवर लाइन इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू डेल q बाई डेल एक्स माइनस डेल p बाई डेल वाई और dx dy डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस s। तो यही तो है। अब ये क्या हुआ? प्लेन में अपन ने किसको लिखा? स्टोक थ्योरम को लिखा और वो क्या बन गई? ग्रीन थ्योरम बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीन थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ स्टोक थ्योरम इन प्लेन। तो इसका मतलब ग्रीन थ्योरम किसका स्पेशल केस हो गया? स्टोक थ्योरम को हो गया। तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन इज ए स्पेशल केस ऑफ स्टोक थ्योरम। बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा अपने आप गलत हो गया और चौथा भी गलत हो, क्योंकि ये किसका है? गॉस डाइवर्जेंस का नहीं है, स्टोक थ्योरम का है और ये हो नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से? आपको स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ग्रीन थ्योरम का पता होना चाहिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का पता होना चाहिए और एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि वो आप जरूर देख के जाए, उसका क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है, तो वो आप जरूर देखें। और इसमें सिंपली अपन ने क्या करा था? स्टोक थ्योरम लिखी, प्लेन का बोला था अपन, नेक्स्ट वाई प्लेन ले लिया। एक्स वाई प्लेन में अपन को पता है कि एन कैप परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो के कैप होता है, डीजेड 0 होता है। ये सारी वैल्यू पुट कर दी, सिंपलीफाई सोल्व करा, तो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट बन गया। तो इससे अपन को पता चल गया कि ग्रीन थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ स्टोक थ्योरम इन प्लेन। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको दे रखा है कि एफ इक्वल टू दिस वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ दिस वेयर वी इज द रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस, ये दे रखी है। ठीक है, ये सरफेस इनकम्प्लीट दे रखी है। अब पहली बात तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें कोई थ्योरम का यूज नहीं हो रहा। ना तो आप डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी कर सकते हैं, ना ही कर्ल ऑफ एफ कर सकते हैं। ये सिंपली क्या है? वेक्टर इंटीग्रेशन है। वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन बोलने का मतलब क्या है कि आप ये एज इट इज यहाँ पे पुट करो और डीवी का मतलब क्या करना है? dx dy dz पुट करो और सिंपली सोल्व करो। बट यहाँ पे y की वैल्यू 0 से 6 दे रखी है, z की एक्स स्क्वायर से 4 दे रखी है, पर अक्स की नहीं दे रखी। पर इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपन अक्स की वैल्यू 0 से 2 पुट करते हैं तो अपने पास ऑप्शन मैच हो जाता है, इसलिए अपन अक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 से 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपना इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? ये एफ डी वी विच इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x z i कैप प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, x j कैप प्लस y स्क्वायर k कैप। और अब इसमें क्या करना है? इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन है और dx dy dz। तो z की लिमिट तो आपकी हो जाएगी 4 से x स्क्वायर, y की लिमिट हो जाएगी 0 to 6 और x की अपन ले रहे हैं 0 से 2। अब ये सारी लिमिट है और उसको सिंपली हम इंटीग्रेशन करना है। तो 2x z है माइनस का x j कैप है y स्क्वायर। अब इसका मतलब z का आप इसके रेस्पेक्ट में करोगे, इसके रेस्पेक्ट में करोगे, इसके रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर x के रेस्पेक्ट में, तीनों कंपोनेंट का क्या होगा? अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस यही वेक्टर इंटीग्रेशन है। मतलब आई जे कैप के साथ ही आपको इंटीग्रेशन करना है और सारे ऑप्शन से देख पा रहे हो कि आप आई जे कैप के साथ ही आंसर इसका आ रहा है। तो अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं, सिंपल से काम हो जाएगा। तो अपना इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा? ये इंटीग्रेशन बन जाएगा अपना, पहले अपना जेड की लिमिट लिखता हूँ सिर्फ, बाद में dx dy कर देंगे। तो जेड की लिमिट अपने पास है x स्क्वायर से 4 पे जा रहा है और 2x z माइनस का x, यहाँ पे j कैप है, यहाँ पे i कैप है और प्लस y स्क्वायर k कैप है और dz है। बाकी दो हटा रहा हूँ, एक बार में इसको सिंपली करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? z के रेस्पेक्ट में तो z स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल, तो x z स्क्वायर माइनस का x z प्लस y स्क्वायर z और वैल्यू क्या है? x स्क्वायर से 4। जैसे आप 4 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 16x माइनस x की पावर 5 इंटू आई कैप, माइनस का 4 पुट करेंगे तो माइनस का 4x और ये क्या बन जाएगा? प्लस का x क्यूब, यहाँ पे साथ में क्या है? j कैप है और ये क्या बन जाएगा? 4y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का ये k कैप। अब ये तो काम हो गया किसका? z की लिमिट गई। अब अपन इसका क्या करेंगे? dy। मैं एक बार लिखने के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जबकि अपन कर क्या रहे हैं? ट्रिपल इंटीग्रेशन करें। 0 to 6 है और यहाँ पे 0 to 4 है और dx भी आएगा। अब आप ये देखो कि ये जो दोनों कंपोनेंट है इसमें कहीं पे भी y नहीं है, कहीं पे भी y नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में y आ जाएगा, y की लिमिट 0 to 6 आ जाएगी। यहाँ पे भी y नहीं है तो y आ जाएगा और 0 to 6 आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये वाला कंपोनेंट है, इसमें y है तो इसका dy के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या बनेगा? 4y क्यूब बाई 3 माइनस का y स्क्वायर y क्यूब बाई 3 इंटू x स्क्वायर और वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 to 6। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि y क्यूब बाई 3 बाहर आ रहा है और y क्यूब बाई 3 बाहर बनेगा 6 की पावर 3 बाई 3। तो 6 की पावर 3 की तो 216 अपॉन 3, तो ये क्या देगा? 72। तो 72 कॉमन ले सकता हूँ, इसको मैं 4 माइनस क्या लिख सकता हूँ? 4 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर। तो इसका मतलब कहने वाला सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 6 इंटू 16x माइनस x की पावर 5 इंटू आई कैप प्लस x क्यूब माइनस का 4x इंटू 6, यही है ना? x क्यूब माइनस का 4x है ना? हाँ, x क्यूब माइनस का 4x इंटू 6 j कैप
जे कैप प्लस 72 इंटू 4 माइनस, तो देखो यहाँ पे 4 माइनस, क्योंकि अपन ने क्या करा 72 4 माइनस का अक्स स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 4 माइनस का अक्स स्क्वायर और जे के कैप इंटू डी एक्स। अब इसका अक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो यह बनेगा 6 इंटू अक्स स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो क्या बनेगा 8 अक्स स्क्वायर माइनस अक्स की पावर 6 बाई 6 और वैल्यू क्या आएगी 0 से 2 आई कैप प्लस ये बनेगा अक्स की पावर 4 बाई 4 माइनस का 2 अक्स स्क्वायर और बाहर 6 पड़ा है एज इट इज और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 टू 2 प्लस 72 इंटू 4x माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 और वैल्यू आ जाएगी 0 टू 2 और ये के कैप है और यहाँ पे जे कैप है। जैसे आप 2 पुट करोगे तो ये क्या कुछ कितना बनेगा, ये 8 एक्स स्क्वायर बना था ना ये, तो ये तो कितना बन जाएगा 32, तो ये तो बनेगा 6 इंटू 32 माइनस, अब यहाँ पे अगर आप 2 पुट करते हो तो 2 की पावर 6 बाई 6 तो ये बन जाएगा 32 बाई 3, तो माइनस का 32 बाई 3 इंटू आई के प्लस और ये वाली टर्म क्या है, अब इसमें देखो एक्स की पावर 4 तो 16 बाई 4 यानी कि 4 और ये अगर आप 2 पुट करते हो तो माइनस का 8 इंटू क्या है 6 है, तो माइनस का क्या, तो माइनस का 24 बन जाएगा, क्योंकि 4 माइनस का 8 माइनस का 4 इंटू 6 तो माइनस का 24 जे कैप, तो यहाँ तो डायरेक्ट अपन लिखते हैं माइनस का 24 जे कैप प्लस। अब इसको और देखते हैं, ये देखो 2 पुट करेंगे तो 8 माइनस का 8 बटे 3 तो ये क्या बनेगा 72 इंटू 16 बाई 3 तो ये बनेगा 24 इंटू 16 तो 384 तो ये क्या बन जाएगा प्लस 384 के कैप। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना बनेगा 96 माइनस का 30 64 तो 6 इंटू 64 बाई 3 आई कैप माइनस का 24 जे कैप प्लस 384 के कैप, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी है 128 आई कैप माइनस का 24 जे कैप प्लस 384 के कैप। तो ये क्वेश्चन क्या था, सिंपली कैलकुलेशन वाला था। अगर इसमें आपने एक भी स्टेप में गलती कर दी ना तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। इसका मतलब पहली बात तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ ही देते हैं, क्योंकि छोड़ने का पीछे लॉजिक ये था कि यहाँ पे लिमिट है वो इनकम्प्लीट दे रखी है, तो आपको सेटिंग बैठ नहीं रही थी कि कैसे करना है वेक्टर इंटीग्रेशन का। तो मेरा पहला सजेशन तो ये था कि इसको स्किप करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा बड़ा है और छोटी सी मिस्टेक होगी तो आंसर गलत आ जाता, तो मैच नहीं होता। क्योंकि देखो ये दोनों ऑप्शन बड़े नजदीक नजदीक दे रखे हैं 384 और 385, बाकी सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती थी, इसलिए इसको छोड़ना ज्यादा बेटर ऑप्शन था। बट इसमें आपने करा क्या वो ध्यान से सुन ले, करने के लिए आपने सीधा वेक्टर रखा फंक्शन और डीवी की डीएक्स डीवाई डीजेड करा, जेड की लिमिट पुट कर दी, वाई की लिमिट पुट कर दी, एक्स की लिमिट कर दी और 3 बार इंटीग्रेशन कर दिया, और 3 बार इंटीग्रेशन करा तो सिंपलीफाई सब सोल्व करते गए, अपना फाइनली आंसर मैच हो गया। सो आई होप आपके लिए तीनों क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे। इसके पीछे वाले 3 क्वेश्चन है वो भी आप जरूर देखे जाएं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वेक्टर कैलकुलस में। तो अगर अपन ने 6 क्वेश्चन सोल्व करे वेक्टर कैलकुलस के, तो इसमें 6 में से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन इसमें टफ था। जैसे लास्ट क्वेश्चन को छोड़ दो तो बाकी कोई भी क्वेश्चन टफ ऐसे नहीं था कि इसको अपन टफ बोल सके। सिंपलेस्ट वे में क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन करने वाले थे, तो 6 ये प्लस 4 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को आप जरूर देखें, सारे वेक्टर कैलकुलस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ऐसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।